गरीब ससुराल में गर्मी में आया फ्रिज और एसी। रावी और आरोही दोनों बहनें थीं। उनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा अमीर थे। मम्मी, मम्मी। ओहो, क्या बात है? देखो ना, मेरी फेवरेट ड्रेस यहाँ से फट गई है। अब मुझे नई ड्रेस चाहिए, वो भी अभी। बेटा, तेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो तू उनमें से कोई पहन ले। नई ड्रेस बाद में खरीद लेना। बिल्कुल नहीं, या तो आप मेरी इसी ड्रेस को सही कीजिए या फिर मुझे दूसरी लाकर दीजिए। ओह, अब इस लड़की को कौन समझाए। ठीक है, अगर तुझे नई ड्रेस चाहिए तो तू ले आ। सरला अपनी बेटियों से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटियों को फिजूल खर्ची की बहुत ज्यादा आदत थी। एक दिन सरला अपने पति हर्ष से बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे तो मेरी दोनों बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आज तक हमने अपनी बेटियों को जिंदगी के हर ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन इतने आरामों में रह रह कर वो जिंदगी को जीना ही भूल चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जो उन्हें इस खूबसूरत जिंदगी का मतलब समझ आ जाए और वो दुनिया को सही नजरिए से देख सकें। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। सरला ने हर्ष को अपना पूरा प्लान बता दिया। उसका आइडिया हर्ष को भी बहुत पसंद आया और उन दोनों ने एक गरीब परिवार में अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब रावी और आरोही की शादी हुए 1 महीना बीत चुका था। दोनों ही अपने ससुराल में वैसे तो काफी खुश थीं, लेकिन उनका ससुराल उनके मायके की तरह अमीर नहीं था। आरोही, मैं काम पर जा रहा हूँ, लाओ मेरा टिफिन दे दो। ला रही हूँ जी, ये लीजिए। आरोही और रावी ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी, लेकिन वो मन से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। क्या हुआ? किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, आप काम पर चली जाइए। आरोही का पति काम पर चला गया। उसके बाद वो भी काम पर लग गई। तेज धूप और गर्मी में बिना कूलर एसी के दोनों अमीर शहजादियां आज नौकरों की तरह काम कर रही थीं। दीदी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ऐशो आराम से निकलकर हमें ये सब करना पड़ेगा। सही कहा, लेकिन रावी, हम लोग तो फिर भी सुकून की जिंदगी देख चुके हैं। लेकिन एक तरफ देख, हमारी ससुराल वालों को, इन्होंने तो कभी कूलर, एसी, फ्रिज जैसी चीजों का नाम भी नहीं सुना। सही कहा, लेकिन दीदी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं माँ बाबा को बोलकर अब हमारे घर में भी एक एसी लगवा दूंगी। दोनों बहनें आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी आरोही के फोन पर एक कॉल आया। हेलो जी, क्या मेरी बात मिस्टर हर्ष की बेटी से हो रही है? जी। मिस वो डॉक्टर ने फोन पर बताया कि हर्ष और सरलाई कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये खबर सुनते ही मानो दोनों बहनों के पैरों से जमीन निकल गई हो। वो दोनों रोती बिलखती हुई अपने माँ बाबा के पास गईं और सभी विधियों से उनका अंतिम संस्कार किया। अब सरला और हर्ष की मौत को 1 महीना बीत चुका था। दीदी, अब तो हमारे माँ बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे माँ की बातें समझ आती हैं। इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो हमेशा मुझसे कहती थी कि कम चीज में ही खुश रहा करो, लेकिन तभी वहां उन दोनों की सास मंजरी आ गई। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी बहू। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और बाहर कोई बैठा हुआ है, तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा है, जाकर उससे मिलाओ। कौन हो सकता है? आरोही और रावी ने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक वकील बैठा हुआ था। जी, आप कौन? आप दोनों हर्ष जी की ही बेटियां हो ना? आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। वकील ने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और रावी और आरोही के आगे रख दिए। ये सब क्या है? मैं समझाता हूँ। दरअसल तुम्हारे माँ बाप ने इस दुनिया से जाने से पहले ही अपनी पूरी जमीन और जायदाद तुम दोनों बहनों के नाम कर दी थी। ये बात सुनकर दोनों बहनें हैरान हो गईं और आरोही ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो माँ बाप ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? दरअसल तुम्हारे बाबा मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और वो तुम दोनों ही बहनों को अमीरी से निकलकर भी दुनिया को दिखाना चाहते थे। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढना सिखाना चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी एक अमीर घर में नहीं, गरीब परिवार में की थी। लेकिन वो तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकते थे, तो वो अपनी पूरी जमीन और जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ गए। ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को उस वकील से ले लिया। आपका शुक्रिया। अगर आप हमें ये नहीं बताते
तो हमें कभी भी इस बारे में पता ही नहीं चल पाता। ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। वकील वहां से चला गया। तब आरोही ने रावी से कहा, रावी, अब तो हमारे पास देख फिर से सब कुछ है, लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें जमीन जायदाद का क्या करें। दीदी चलो, क्यों ना हम इस पैसे से अपने लिए नहीं, अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करते हैं। दोनों बहनों ने चिनचिनाती हुई गर्मी में अपने ससुराल के लिए एक नया फ्रिज मंगवाया। ये तो आ गया रावी, अब चल एसी लेने चलते हैं। दोनों बहनें एक नया एसी लेने के लिए निकल गईं। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, ये इतनी बड़ी चीज क्या है। मंजरी फ्रिज को अपने घर में देख चौंक गई और जाकर उसे देखने लगी। हाय रामा, ये इतना बड़ा सा राक्षस की तरह दिखने वाला क्या है, अंदर से देखती हूँ। मंजरी ने फ्रिज को खोलकर देखा तो अरे वाह, ये तो कोई अलमारी लगती है, लेकिन ये लाया कौन होगा। वाह वाह, इसमें से तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मानो मैं हिमालय के पहाड़ों में हूँ। एक काम करती हूँ। मंजरी अपने कमरे में गई और अपने सारे कपड़े निकाल कर ले आई और उन्हें लाकर फ्रिज में रख दिया। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी अलमारी है, अब इसमें मेरे कपड़े भी एकदम बर्फ की तरह ही ठंडे हो जाएंगे। मंजरी वहीं फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसके सामने बैठ गई। इसी तरह काफी देर हो गई और उसकी दोनों बहुएं एक नया एसी लेकर वापस आ गईं। माँ देखो, हम क्या लाए। जैसे ही उन्होंने मंजरी को देखा तो वो हैरान रह गईं। माँ, ये आप क्या कर रही हो। देख बहू, ये न जाने किसकी अलमारी है, तू भी इसके सामने आ। सासू माँ, ये अलमारी नहीं फ्रिज है, मैं आपको बताती हूँ। रावी ने अपनी सास को सब कुछ समझा दिया और उसकी बात सुनकर मंजरी बोली, बहू, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए, हम क्या लाए। अब ये क्या है। ये एसी है। अब देखिए हमारा घर कैसे हिमालय की पहाड़ियों में बदलेगा। रावी और आरोही ने अपने घर में एसी लगवा लिया। बहू, मजा आ गया, इस ठंडक में तो मुझे नींद सी आ रही है। तो सो जाइए माँ, वैसे भी आराम आपने पहली बार महसूस किया है। दोनों बहनें अपनी ससुराल में अपनी सास को खुश देखकर बहुत खुश थीं। आखिरकार अब रावी और आरोही सही जिंदगी का मतलब समझ चुकी थीं। अब उन्होंने अपनी दौलत से अपने पतियों की भी अलग अलग फैक्ट्रियां खुलवा दी थीं और अब उनके हालात पूरी तरह बदल चुके थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बबीता रसोई घर में चाय बना रही होती है, तभी हॉल में बैठी हुई शीला उसे आवाज लगाती है। बबीता, ओ बबीता, अरे ओ मेरी बांझ बहू, बहरी हो गई है क्या। लगता है अब मुझे उठकर रसोई में जाना पड़ेगा। शीला गुस्से से कुड़कुड़ाती हुई किचन में आ जाती है, जहां बबीता चाय बना रही होती है। तभी शीला बेचारी बहू का हाथ खौलते हुए चाय के भगोने में डाल देती है, जिससे दर्द के मारे बबीता चिल्ला पड़ती है। आह माँ, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। क्यों रे निकम्मी निखट्टू, एक कप चाय बनाने में तुझे इतना वक्त लगता है। काम चोर कहीं की, आज मैं तेरे हाथों की खाल खींच लूंगी। बबीता और शीला की आवाज सुनकर अनिल भागता हुआ वहां आकर बबीता का हाथ खींच लेता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या हो गया है। आखिर आपको इस बेचारी पर ऐसे अत्याचार करके और जुल्म ढाकर क्या हासिल होता है। मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती है। 7 साल हो गई तेरी शादी को, मगर अब तक इस बांझ की कोख सूनी पड़ी है। वही सबके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। अगर इस बांझ के भरोसे बैठे रहे तो इस कुल का नाम बुझ जाएगा। अनिल, तेरी माँ की उम्र की एक सीमा है। मैं अपने पोते पोती को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश ये बांझ कभी पूरी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। माँ, सिर्फ इसलिए कि बबीता माँ नहीं बन सकती, आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। अगर इतना ही है तो मैं किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेता हूँ, फिर आपको जितना लाड़ लड़ाना होगा उससे वो पूरा कर लेना सब कुछ आप, प्लीज। अनिल, मुझे गोद लिया बच्चा नहीं, बल्कि इस घर का खून चाहिए। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर शीला झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है, जिसे देखकर बबीता भरी आंखों से अपने पति अनिल को देखकर कहती है, सुनिए जी, हाँ कर दीजिए, वरना अगर मेरी वजह से माँ जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी।
बबीता की बात मानकर अनिल ने अपनी माँ की पसंद की लड़की तारा से दूसरी शादी कर ली। तारा मॉडर्न जमाने में जी हुई लड़की थी। आजा मेरी प्यारी बहू, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। शुक्रिया सासू माँ। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बेडरूम कहाँ है? अनिल, अनिल बहू को अपने कमरे में ले जा। अनिल उतरे मन से तारा को कमरे में लाता है। जैसे ही बबीता कमरे में जाती है, उसकी सास शीला उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही है तू? माँ जी कमरे में जा रही हूँ। अब वो कमरा तेरा नहीं रहा, और अगर तू ऐसे ही मेरे बेटे अपनी सौतन के बीच में कांटा बनती रहेगी तो ना तो उनके बीच की दीवार टूटेगी, ना मेरा बेटा बाप बनेगा। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। अपनी सौतन के साथ अपने पति को बांटना हर घड़ी बबीता पर भारी पड़ रहा था। बबीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं अपनी माँ की खुशी के लिए ना चाहकर भी अनिल को तारा की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा। बेचारी बहू रात भर आंगन में बने मंदिर में रोती रही। क्यों भोलेनाथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? माँ पार्वती आप तो सुहागन की देवी हो, फिर क्या आपने ये सिंदूर, ये 16 श्रृंगार मुझे इसलिए दिया था ताकि मुझे इसे अपनी सौतन के साथ बांटना पड़े? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझ बांझ बहू की झोली को औलाद से भर दे? बबीता सारी रात फूट फूट कर रोती रही। अगली सुबह होते ही वो घर आंगन की सफाई करके चाय बनाकर अनिल के कमरे में जाती है, जहां अनिल और तारा एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। अपनी सौतन के साथ अनिल की ये नजदीकियां देखकर बबीता के हाथों से चाय की कप छूट जाती है। तभी तारा और अनिल की नींद टूट जाती है। बबीता मेरी बात सुनो। ओ कम ऑन डार्लिंग, जाने दो उसे। और ऐसा भी क्या गलत कर दिया है तुमने? आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ। थोड़ी देर में तारा रेडी होकर बाहर आकर अपनी सास के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो बहू। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अनिल के साथ वक्त बिता और मुझे जल्दी से दादी बना दे। ओ गॉड, ये बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई है। शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और 24 घंटे में 36 बार बच्चे की रट लगाए बैठी है। उसी शाम बबीता जब बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रही होती है, तभी उसे गांव की विमला मिलती है। अरे बबीता बहू, सुना है तेरी सास तेरी सौतन ले आई है। पता नहीं कैसी औरत है तेरी सास, जो एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं बांट सकी। विमला मौसी, इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। भगवान ने मुझे अधूरी औरत बनाकर भेजा है। सासू माँ की खुशी के लिए बांझ बहू सौतन की सोहबत भी हंसकर सह लेगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू बबीता बहू। वैसे मैंने पंडित जी के मुंह से सुनी है कि अगर कोई बांझ औरत माँ पार्वती का उपवास रखती है और उन्हें गुड़ की खीर का भोग लगाती है तो माँ पार्वती उनका सूना आंगन जरूर भरती है। विमला के कहे मुताबिक बच्चा पाने के लिए पूरे मन से भूखी प्यासी रहकर माता पार्वती का उपवास रखती है और गुड़ की खीर का भोग लगाती है। हे माता पार्वती, अगर मैंने मन से आपका व्रत रखा है तो मुझ बांझ की कोख की गांठें खोल दो माँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर बबीता के सास के मन की आस तो सौतन की कोख से बंधी हुई थी। जहां बांझ बहू अपनी सास के अरमान पूरे करने के लिए कठिन तप कर रही थी, वहीं सास की घर लाई सौतन तारा तो जिंदगी के मजे लूट रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी तो कभी लेट नाइट पब जाना तारा का फैशन बन चुका था। फिर एक दिन तारा की सास उसे टोकती है और कहती है, तारा बहू, ये क्या वक्त है घर आने का? तू भूल रही है कि मैंने तेरी शादी अपने बेटे से सिर्फ पोते की आस पूरी करने के लिए की थी। बच्चे की बात सुनकर बबीता की सौतन तारा शीला को सुनाना शुरू कर देती है। बच्चा बच्चा बच्चा, क्यों री बुढ़िया, दिन भर बच्चे बच्चे की रट लगाकर तेरा मुंह नहीं दुखता क्या? तारा, तुम सासू माँ से कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारी सास है और फिर बच्चे के लिए अनिल ने तुमसे शादी की। यू ब्लडी बांझ, आई एम नॉट अ फूल। इसलिए बच्चा पैदा करके मैं अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। मैंने अनिल से शादी उसका पैसा देखकर की थी, बिकॉज ऑफ मुझे हमेशा से ऐसा पति चाहिए था जो मेरे हर खर्चे उठा सके। तारा के मन में भरे लालच के लूचपन को उभरता देखकर शीला तारा को खींचकर तमाचा मारकर कहती है, आज मुझे अपने फैसले पर अफसोस है जो मैंने तुझ जैसी खुदगर्ज लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी में लाई थी ना, आज मैं ही तुझे अपने बेटे की जिंदगी से निकालूंगी। आखिर में शीला की आंखें खुल जाती है और वो तारा को घर से निकाल देती है। तभी बबीता की आंखों के आगे अंधेरा छाने के साथ वो बेहोश हो जाती है। अनिल जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाता है।
जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर कहता है, बधाई हो माता जी, आपकी बहू तो मां बनने वाली है। क्या सच में डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है? मगर इससे पहले हर बार की जांच में आपने ये बताया था कि बबीता कभी माँ नहीं बन सकती। फिर ये? माँ जी, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है और ना मेरा तजुर्बा झूठा था, मगर हमसे भी बड़ा डॉक्टर उस आसमान में बैठा हुआ है जो सब कुछ कर सकता है। अगले ही पल बबीता होश में आ जाती है। शीला आंसुओं से भर उसकी बलैया लेकर कहती है, बहू, तूने सुना, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे तेरी सौतन नहीं लानी चाहिए थी। माँ जी, माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, आप मुझसे बड़ी हैं। ये खुशी बबीता के बहाए गए आंसुओं का फल था जो सालों से उसकी सूनी गोद आज भर चुकी थी। अब शीला ने पूरे मन से बबीता को बहू मान लिया था। बबीता के माथे से बांझपन का लगा दाग मिट चुका था